Hello everyone. In this video, we are going to discuss certain aspects regarding classical Hindu law. देखो हिंदू सक्सेशन लॉज बेसिकली हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 के थ्रू कोडिफाइड है, ठीक है, एंड वी नीड टू डिस्कस दैट. बट फॉर अंडरस्टैंडिंग द हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो सर्टन कंसेप्ट्स अंडर क्लासिकल हिंदू लॉ. क्लासिकल हिंदू लॉ हम 1956 से पहले जो प्रैक्टिसेस यूज होती थी, जो कंसेप्ट्स थे, क्या रूल्स थे जिनके बेसिस पर इनहेरिटेंस होता था, पार्टीशन होता था, एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी होती थी अमंग हिंदूज, वो सब जो डील करते हैं उसे हम क्लासिकल हिंदू लॉ बोलते हैं. ठीक है, सो 1956 में ये एक्ट कोडिफाई हुआ था एंड इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड सर्टेन लेजिस्लेशंस व्हिच लेड टू हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956. But before coming to that legislation, we need to discuss certain other aspects regarding the same. First of all, you need to know that under Mitakshra, there is a concept of joint Hindu family. ठीक है, इनफैक्ट जॉइंट हिंदू फैमिली टर्म अपने आप में काफ़ी कॉमन है, हम सब ने सुना ही हुआ है. इनफैक्ट आज भी मोस्टली फैमिलीज जॉइंट हिंदू फैमिली ही है. बट जॉइंट हिंदू फैमिली का अपना एक रेलेवेंस है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, पार्टीशन के रिगार्डिंग, इनफैक्ट रिगार्डिंग द होल कंसेप्ट ऑफ सक्सेशन अमंग हिंदूज. सो जॉइंट हिंदू फैमिली जो आपस में प्रॉपर्टी होल्ड करती है, दैट इज कॉल्ड जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी. इसको हम जॉइंट हिंदू फैमिली को हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी बोलते हैं. एंड दिस टर्म दैट इज HUF हैज स्पेशल रेलेवेंस रिगार्डिंग टैक्सेशन पर्पसेस एज वेल, बट बिकॉज वो हमारा भी टॉपिक ऑफ कंसर्न नहीं है तो हम उस एस्पेक्ट में नहीं जाएंगे. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो प्रॉपर्टी होल्ड करती है उसे हम जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी भी बोलते हैं. बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ जॉइंट फैमिली, व्हाट इज अ जॉइंट हिंदू फैमिली. नॉर्मली इनिशियल सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली वो फैमिली होती है दैट ईट्स टुगेदर, दैट प्रेज टुगेदर एंड दैट stays together. So, joint Hindu family is a family that lives under one roof, eats together, and pray together. ठीक है, सो जो इनिशियल कंसेप्ट था जॉइंट हिंदू फैमिली का वो उसी के रिगार्डिंग था. नेचुरली अगर हम जॉइंट हिंदू फैमिली की बात कर रहे हैं तो बिजनेस भी सेम होगा, ठीक है, उस फैमिली का. एंड अगर बिजनेस सेम है या नहीं है, बट देयर इज अ कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज. कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज. सो दिस ऑल्सो मीन्स कि जो फैमिली है उन्होंने प्रॉपर्टी जो है वो सब साथ में होल्ड कर रखे है. इनफैक्ट ऑल द फैमिली मेम्बर्स होल्ड अ सर्टन शेयर इन दैट प्रॉपर्टी. ठीक है, तो हम तभी बोलते हैं कि जितनी भी फैमिली है वो उनके कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज हैं, तभी हम उसको जॉइंट फैमिली, जॉइंट हिंदू फैमिली की तरह भी कैटेगराइज करते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज इज हाउ कैन वन बिकम अ पार्ट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली. हाउ can one become a part of joint Hindu family? So the first aspect is regarding birth. By birth, ठीक है, कोई अगर जॉइंट हिंदू फैमिली में ही बॉर्न हो रहा है चाइल्ड, ठीक है, तो वो अपने आप ही जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट बन गया, राइट. अनलेस वो मेजर होने के बाद खुद को कन्वर्ट कर ले किसी और रिलीजन में, तब तक वो जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट रहेगा. सो बाय बर्थ अ पर्सन कैन इंश्योर हिज मेंबरशिप ऑफ दैट जॉइंट हिंदू फैमिली. सेकेंड इज बाय मैरिज, राइट. एंड थर्ड इज बाय अडॉप्शन.
सो अगर कोई फैमिली या कोई पेरेंट्स किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करते हैं तो वो भी जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट ही माना जाता है, एंड ऑल द इंसिडेंट्स दैट अप्लाई टू अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली विल अप्लाई टू द अडॉप्टेड son or daughter as well. Just consider this example. Let's suppose there is this couple who has two sons, S1 and S2, and S1 is married to W1 and S2 is married to W2, and they have one more son, S1S. ठीक है, तो अब यहाँ पर X, S1, S2 and S1S, they are related by birth with each other, बिकॉज S1 जो है वो इस फैमिली में बॉर्न हुआ है, इसलिए वो इस जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट है. सिमिलरली S1 इज बॉर्न विद इन दिस फैमिली, दैट इज वाई ही इज अ पार्ट ऑफ this family. So this kind of relation wherein one member becomes a part of joint Hindu family by birth, this is called consanguinity. And this particular kind of relation where one member becomes a part of joint Hindu family via marriage, this relation is called affinity. So basically यहाँ पर Y, W1 and W2, because they are a part of this joint Hindu family because of their marriage with their respective spouses, this kind of relation is called affinity. Okay, so all these concepts are regarding the joint Hindu family. But जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जब हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है, या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में प्रॉपर्टी है या फिर कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज है जिससे और रिसोर्सेज क्रिएट करे जा सकते हैं. ठीक है, फॉर इंस्टेंस सबका कॉमन बिजनेस हो सकता है, एंड उस बिजनेस को चला के क्या हो रहा है एक्चुअली, इट प्रोवाइड्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ फैमिली मेंबर्स, राइट. मेंटेनेंस ऑफ फैमिली मेंबर्स हो रहा है, देन मैरिज एक्सपेंसेस भी उन्हीं कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज से होते हैं कवर. ठीक है, देन फ्यूनरल एक्सपेंसेस, अदर रिलीजियस ड्यूटीज, बिकॉज ये सब रिलीजियस ड्यूटीज का ही पार्ट है. मैरिज एक्सपेंसेस, फ्यूनरल एक्सपेंसेस एंड कोई और भी अगर रिलीजियस ड्यूटीज हैं तो वो भी कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज से हो सकती है. और जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उन सबका मेंटेनेंस भी कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज से ही हो रहा है. ठीक है, प्लस फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, मेडिकल एक्सपेंसेस, एजुकेशनल एक्सपेंसेस, ये सब भी कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज से ही आ रहे हैं. सो बेसिकली अगर देखा जाए तो कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज इन सब चीज़ों के लिए यूज़ हो रहे हैं. दैट मीन्स जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उन सबके वेलफेयर के लिए यूज़ हो रहा है कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज. बट कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज हर एक फैमिली मेंबर नहीं इनहेरिट करता है, राइट. कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज जो है या फिर जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है वो हर एक फैमिली मेंबर नहीं इनहेरिट करता है एज पर क्लासिकल हिंदू लॉ. ओनली सर्टन रिलेशंस और ओनली सर्टन मेंबर्स इनहेरिट दैट पर्टिकुलर हिंदू अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी. ठीक है, अब ये जो अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी है इसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी कहा जाता है. या फिर इसे कोपासनरी प्रॉपर्टी भी कहा जाता है. एंड ये क्यों कहते हैं ये हम अभी डिस्कस करेंगे. ठीक है, एक चीज समझो, मान लो ये प्रॉपर्टी है. ठीक है, एक फैमिली है, लेट्स सपोज देयर आर 5 मेंबर्स इन दैट फैमिली. ठीक है, 5 मेंबर्स मिलकर उस फैमिली प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं. अब यहाँ पर ये जो 5 मेंबर्स है इनके बीच में कभी कोई पार्टीशन नहीं हुआ है.
ठीक है। पार्टीशन क्या होता है, व्हेन द शेयर्स ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर इज असर्टेन विद इन दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, तब हम बोलते हैं कि हाँ पार्टीशन हो गया। ठीक है। जब तक पार्टीशन ऑफिशियली नहीं होता है तब तक जो शेयर तो रहता है फैमिली मेंबर्स का, बट वो अनसर्टन रहता है, वो किसी की बर्थ से और किसी की डेथ से वो चेंज हो सकता है। ठीक है। एंड उसके भी रूल्स हम अभी समझेंगे। बट मान लो अब अगर पार्टीशन हो जाता है तो उसमें क्या होता है, ये मान लो 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ठीक है। अब ये जो फैमिली मेंबर्स है ये एक एक पार्ट होल्ड कर रहे होंगे, राइट। सो ये जो एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये उन रिस्पेक्टिव मेंबर्स की सेपरेट प्रॉपर्टी हो जाएगी। सो दिस विल बिकम सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ दोज फैमिली मेंबर्स। सो जब तक पार्टीशन नहीं हुआ है, जब तक जो जॉइंट हिंदू फैमिली है वो उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रही है कलेक्टिवली, तब तक वो क्या होगी, कॉमन प्रॉपर्टी होगी, कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज में इंक्लूडेड होगी, और उसको हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या कोपासनरी प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। अब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से तो आप सबको समझ आ रहा होगा कि हम उसे क्यों बोलते हैं, बिकॉज उसका कभी कोई पार्टीशन नहीं हुआ है। बट वाई डू वी कॉल इट कोपासनरी प्रॉपर्टी? फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कोपासनरी। Again, this concept is very important and it is actually the backbone of मिताक्षरा लॉ। ठीक है। मिताक्षरा लॉ में ही कोपासनरी का कंसेप्ट आता है। ये हम जो अभी कोपासनरी का कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, ये हम क्लासिकल हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं, दैट मीन्स प्री 1956 पोजिशन। कोपासनरी अकॉर्डिंग टू दैट टाइम, it comprised of all the male members of the family. Male members of family who becomes a part of जॉइंट हिंदू फैमिली बाय बर्थ। बाय मैरिज की बात नहीं कर रहे हम, बाय बर्थ जो मेल मेंबर्स पार्ट बन रहे हैं उस फैमिली का, उनको हम बोलते हैं कोपासनरी। सो विद इन अ पर्टिकुलर जॉइंट हिंदू फैमिली देयर इज अ नैरो इंस्टीट्यूशन दैट इज कॉल्ड कोपासनरी। फॉर एग्जाम्पल, let's suppose there is this couple who have 2 sons, x1 x2 and 1 daughter y1। ठीक है। अब यहाँ पर x1 की वाइफ है w1 and they have a son x1s। Similarly, x2 has a wife named w2 and they have a daughter named x2d। y1 has a husband named h। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें तो ये पूरी जॉइंट हिंदू फैमिली है, राइट। y1 जो है वो h से जब उसकी मैरिज हो गई तब वो h की फैमिली का पार्ट बन गई, राइट। अब यहाँ पर x1 x2 w2 x2d x1s w1x and y, they all are a part of joint hindu family। तो अब ये जो रिसोर्सेज होल्ड कर रहे हैं वो हम उनको क्या बोलेंगे, उनको हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बोलेंगे। बट हियर x, x1, x2 and x1s, they are male members of the family। Male members of the family who are a part of the family because of their birth in that family। ठीक है। x1 x2 x1s, इन सबका बर्थ हुआ इस फैमिली में तभी वो इस फैमिली का पार्ट बने। सो दे विल कंप्राइज ऑफ कोपासनरी। ठीक है। कोपासनरी जो एक नैरो इंस्टीट्यूशन है उसके मेंबर्स कौन कौन है, x, x1, x2 and x1s। Here H is also a male member, but H is not related by birth। यहाँ पर वो मैरिज से पार्ट बना है इस इंस्टीट्यूशन का, इस जॉइंट हिंदू फैमिली का, इस वजह से H कोपासनरी का पार्ट नहीं है। बट X, x1, x2 and x1s are a part of कोपासनरी। यहाँ पर x, y, w1, x1, x1s, x2, w2, x2d, ये सब लोग जॉइंट हिंदू फैमिली है, नो डाउट, बट कोपासनर्स आर ओनली x, x1, x2 and x1s। So you can imagine the situation like this, that if this is a joint Hindu family, then only this part is कोपासनर। ठीक है। अगर ये पूरा जॉइंट हिंदू फैमिली है तो उसमें एक नैरो पार्ट उनको हम कोपासनरी में इंक्लूड करते हैं, दे आर कॉल्ड कोपासनर्स। बट व्हाई हैव वी सेग्रीगेटेड दिस?
हमने कोपार्सनरी को स्पेसिफिकली क्यों डिफाइन करा? Because actually co-partners are the one who hold that property, who can take decision regarding that property and who can inherit the property. ठीक है, हमने ancestral property के साथ उसको एक टर्म और दिया था, that is co-partnering property. वो हमने क्यों बोला था? क्योंकि वो आगे अगर पार्टीशन होता है, ठीक है, या फिर आगे एलियनेट होती है प्रॉपर्टी, या फिर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन होता है, या फिर आगे प्रॉपर्टी कभी इनहेरिट भी करनी होती है, तो वो सब क्या कौन करता है? कोपार्टनर्स करते हैं. Only co-partners can hold that property. Are you understanding this thing? So ancestral property और co-partnery property एक्चुअली उससे रिगार्डिंग सारे डिसीजंस कौन लेता है? को-पार्टनर लेता है. So that is why this concept of co-partnery is important, because co-partnery is a narrow institution, is a narrow organization within the joint Hindu family itself, who takes care of that property, who takes care of the business, and also who will inherit the property in future. So actually decision making authority property के context में कौन होता है? Co-partnery होता है. So there are certain incidents of co-partnery. First incident is that there is a 4-generation rule that is applicable. अब ये 4-generation rule क्या है? Let's discuss this with the help of an example. Let's suppose there is a person X who is married to Y. Now they have 2 sons, X1S and X1S1. Now X1S has further a son, then this, and then this, X1S. ठीक है, यहाँ पर भी एक सन है. अब एक चीज समझो, यहाँ पर 4-generation रूल एप्लीकेबल है. दैट मीन्स जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है, जो सबसे हाईएस्ट मेल मेंबर प्रेजेंट है, हम उससे फर्स्ट जनरेशन काउंट करते हैं. यहाँ पर सबसे हाईएस्ट मेल मेंबर है एक्स. सो एक्स से हमने फर्स्ट जनरेशन काउंट करी. एक्स इज फर्स्ट जनरेशन, दिस इज सेकेंड जनरेशन, दिस इज थर्ड जनरेशन, एंड दिस इज फोर्थ जनरेशन, एंड द कोपार्सनरी इज कंप्लीट. ये चारों जनरेशन में जो भी मेंबर्स होंगे, मेल मेंबर्स, उनको हम मानेंगे कोपार्सनर्स है. ठीक है, सो दैट मीन्स X1S, ही इज नॉट अ कोपार्सनर इन दिस केस. ठीक है, एक टाइम पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जब हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, या डेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज की बात कर रहे हैं, तो उसमें 4-generation रूल एप्लीकेबल होगा. दैट मीन्स कोपार्सनर्स विल बी इंक्लूडेड ओनली अप टू द 4th generation. ठीक है, 5th generation या उससे आगे वाली जो भी जनरेशन होंगी वो कोपार्सनर्स नहीं माने जाएंगी. बट मान लो यहाँ पर अगर एक्स की डेथ हो जाती है, इफ एक्स डाइज, देन इन दैट केस फर्स्ट जनरेशन हैज गॉन. ठीक है, तो हम फर्स्ट जनरेशन वहां से नहीं इंक्लूड करेंगे, फिर हम इसको फर्स्ट जनरेशन बना देंगे, एंड यहाँ से फिर वो काउंट होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. सो X1S कैन बिकम अ पार्ट ऑफ कोपार्सनरी ओनली व्हेन एक्स डाइज. ठीक है, अगर एक्स की डेथ नहीं होती है तो तब तक X1S कोपार्सनरी का पार्ट नहीं होगा. एक्स की अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो कोपार्सनरी का पार्ट बनेगा. सो दिस इज द 4-generation रूल. Second important incident is that it is a creation of law. बिकॉज ये जो कंसेप्ट है कोपार्सनरी का, ये प्रॉपर हिंदू लॉ में जनरेट हुआ है. ठीक है, ये क्लासिकल हिंदू लॉ का पार्ट है. थर्ड important incident is that only males can become a part of कोपार्सनरी. ठीक है, which has now changed. अब फीमेल्स भी है now, that is after 2005. Daughters are also a part of कोपार्सनरी, but 2005 से पहले तक only males were a part of कोपार्सनरी.
Fourth important incident is that acquisition of interest is by birth. जैसे ही मेल मेंबर बॉर्न होगा वैसे ही वो कोपासनरी का पार्ट बन जाएगा इफ ही इज कमिंग विद इन द 4 जनरेशन. सो जैसे ही एक मेल मेंबर बॉर्न हो रहा है वैसे ही वो पार्ट बन रहा है कोपासनरी का. एंड हेयर द वर्ड्स यूज्ड आर बाय बर्थ एंड नॉट बाय कंसेप्शन. सो दैट मीन्स अगर कोई फीमेल मेंबर किसी चाइल्ड को कंसीव कर रही है एंड वो समहाउ पता लगता है कि वो मेल मेंबर है, तब भी वो कोपासनरी का पार्ट नहीं बनता है. वो कोपासनरी का पार्ट तभी बनेगा जब वो बॉर्न होगा, ठीक है, जब वो पैदा होगा. पैदा होने से पहले अनलेस एंड अनटिल ही इज बॉर्न ही कैन नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ कोपासनरी. फिफ्थ इज unity of possession and community of interest. यूनिटी ऑफ पोजेशन इसलिए क्योंकि सभी को पार्टनर्स आपस में साथ मिल के उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं. एंड कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट इसलिए बिकॉज द प्रॉपर्टी, द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी इज नॉट ओनली सर्विंग द कोपार्टनर्स बट ऑल द जॉइंट हिंदू फैमिली मेंबर्स. ठीक है, वो सिर्फ कोपार्टनर्स को सर्व नहीं कर रही है, वो जितने भी जॉइंट हिंदू फैमिली मेंबर्स हैं उन सबको सर्व कर रही है. बिकॉज वी हैव जस्ट नाउ डिस्कस्ड कि जो मेंटेनेंस राइट्स हैं और बाकी जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब सभी जॉइंट हिंदू फैमिली मेंबर्स के सर्व होंगे उस प्रॉपर्टी से. सो देर इज यूनिटी ऑफ पोजेशन अमंग द को-पार्टनर्स एंड देर इज कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ऑल द जॉइंट हिंदू फैमिली मेंबर्स. नेक्स्ट इज फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट. एंड ये फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि जब तक पार्टीशन नहीं होता तब तक तो प्रॉपर्टी कॉमन ही है, राइट. सो मान लो ये जो हमारा एग्जाम्पल था, ठीक है, एक्स वाई, दिस इन दिस एग्जाम्पल ओनली. अब x1s जब पैदा हुआ तो उसने एक इंटरेस्ट गेन कर लिया, ठीक है, उसका भी राइट आ गया कोपासनरी प्रॉपर्टी में. अब मान लो x की डेथ हो जाती है यहाँ पर, सो ऑफ कोर्स उसका जो राइट है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, सिमिलरली x1s का भी राइट चेंज हो जाएगा, x1 का भी हो जाएगा, x2 का भी हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर x1s का भी एक मान लो सन बॉर्न होता है x1ss. ठीक है, तो x1ss के बॉर्न होते ही बाकी जो कोपार्टनर्स थे उन सबका भी इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा. ठीक है, जो जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी में उसका शेयर है उन सभी मेंबर्स का वो भी चेंज हो जाएगा बिकॉज अब एक नया मेंबर ऐड हुआ है तो उसका भी इंटरेस्ट ऐड होगा. ठीक है, तो इस वजह से अगर किसी की डेथ होती है या कोई चाइल्ड बॉर्न होता है फैमिली में, इन दोनों ही इंसिडेंट से जो प्रॉपर्टी में शेयर है सभी को पार्टनर्स का वो फ्लक्चुएट होता है, वो चेंज होता है. एंड वो स्पेसिफिक कब होता है? ओनली ऑन द डेट ऑफ पार्टीशन. ठीक है, जिस दिन पार्टीशन होगा उसी दिन वो जो फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट है वो स्टेबलाइज होगा, वो स्पेसिफिक होगा. एंड उससे पहले तक वो जो इंटरेस्ट है वो फ्लक्चुएट होता रहेगा बाय द बर्थ ऑफ एनी सन और बाय डेथ ऑफ एनी मेल को-पार्टनर. नेक्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ survivorship. It means that when a male member dies, ठीक है, जैसे ही एक मेल मेंबर की डेथ होती है, जैसे ही एक को-पार्टनर की डेथ होती है, वो अपने फीमेल डिपेंडेंट्स के लिए कुछ नहीं छोड़कर जाता. इंस्टेड द शेयर ऑफ दैट मेल मेंबर इज डिवाइडेड बिटवीन अदर को-पार्टनर्स. ठीक है, उस मेल मेंबर का जो शेयर है वो दूसरे को-पार्टनर्स के बीच में चला जाएगा. जो सर्वाइविंग को-पार्टनर्स है उनमें वो शेयर डिवाइड हो जाएगा एंड फीमेल डिपेंडेंट्स के लिए कुछ बचता नहीं है उसमें. सो दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप. ठीक है, दैट मीन्स कोई भी को-पार्टनर है जिसकी डेथ हो रही है तो डेथ के बाद उसका जो शेयर है वो बाकी को-पार्टनर्स को जाएगा इंस्टेड ऑफ फीमेल डिपेंडेंट्स. देन नेक्स्ट इज राइट टू आस्क फॉर पार्टीशन. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है को-पार्टनर्स के पास. दे कैन एनी टाइम आस्क फॉर पार्टीशन. एक नॉर्मल जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर पार्टीशन के लिए नहीं डिमांड कर सकता बट अ को-पार्टनर कैन एट एनी टाइम आस्क फॉर पार्टीशन. वो जब भी पार्टीशन के लिए बोलेगा, डिमांड करेगा, तब पार्टीशन करना पड़ेगा. सो दिस राइट इज अवेलेबल सोनली टू द को-पार्टनर एंड नॉट टू द अदर मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली. नेक्स्ट इज राइट
to challenge unauthorized alienation. अगर जो कोपार्टनर्स है, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि जो हेड है फैमिली का, उसने कोई भी प्रॉपर्टी या किसी भी और कोपार्टनर ने कोई भी प्रॉपर्टी विदाउट आस्किंग द अदर कोपार्टनर्स वो ट्रांसफर कर दिया किसी और पर्सन को या वो सेल कर दिया, ठीक है, तो उस केस में वो उस ट्रांसफर को चैलेंज कर सकते हैं दूसरे सभी कोपार्टनर्स मिलकर। बट ये नॉर्मल जॉइंट हिंदू फैमिली मेंबर नहीं कर सकता, ये सिर्फ कोपार्टनर का राइट है दैट ही कैन चैलेंज द अनऑथराइज्ड ट्रांसफर ऑफ एनी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज alienation of undivided interest by कर्ता और फादर। सो जो अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है फैमिली प्रॉपर्टी में, ठीक है, वो एलियनेट कर सकता है कौन, सिर्फ कर्ता या फादर, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इज व्हाट इज अ कर्ता और हु इज अ कर्ता। कर्ता इज द सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। Male member of the कोपार्टनरी, ठीक है। सो मान लो ये जॉइंट हिंदू फैमिली है, इसमें ये एक कोपार्टनर्स थे एंड इन सभी कोपार्टनर्स में भी जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, दिस इज द सीनियर मोस्ट मेंबर एंड ही इज द कर्ता। सो इसको ऐसे भी देखो कि कर्ता जो है वो एक्चुअली मैनेजर होता है फैमिली प्रॉपर्टी का, फैमिली बिजनेस का, ठीक है। कर्ता ही सब कुछ मैनेज करता है, कर्ता ही सारी डिसीजन मेकिंग करता है, ऑल्दो द डिसीजन मेकिंग इज डन बाय ऑल द कोपार्टनर्स कलेक्टिवली, ठीक है, बट कर्ता ही जो कम्युनिकेशन है सभी कोपार्टनर्स में वो सब रेगुलेट करता है एंड जो फाइनल अथॉरिटी है, जो फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी है वो कौन होती है, वो कर्ता होती है किसी भी जॉइंट हिंदू फैमिली में। सो कर्ता कौन होता है, कर्ता कोई भी एक नॉर्मल पर्सन नहीं होता, कर्ता होता है सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द कोपार्टनरी, ठीक है। जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर है कोपार्टनरी का वो होता है कर्ता एंड इन एब्सेंस ऑफ दैट द फादर इज द कर्ता, ठीक है। अगर सीनियर मोस्ट मेल मेंबर नहीं है तो उनकी एब्सेंस में कौन होता है, फादर होते हैं कर्ता, ठीक है। नाउ कर्ता इज स्पेसिफिकली डिफाइंड बिकॉज उनके और भी एडिशनल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं एंड हियर it has been given that alienation of undivided interest by कर्ता और फादर। सो दैट मीन्स जो अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है फैमिली प्रॉपर्टी में, ठीक है, वो कर्ता जो है या फिर फादर है वो एलियनेट कर सकते हैं। बट हमने अभी देखा था कि जो कोपार्टनरी प्रॉपर्टी है उसमें जो इंटरेस्ट है अनडिवाइडेड इंटरेस्ट वो कोपार्टनर्स नहीं एलियनेट कर सकते। सो दैट मीन्स नॉर्मल रूल क्या है, नॉर्मल रूल इज दैट कोपार्टनर्स cannot alienate undivided interest without informing other कोपार्टनर्स, ठीक है। एक कोपार्टनर जो है, एक नॉर्मल कोपार्टनर जो है वो बिना दूसरे कोपार्टनर्स की कंसेंट के, दोनों बिना उन्हें इन्फॉर्म करे वो अपना अनडिवाइडेड इंटरेस्ट नहीं एलियनेट कर सकता है। बट द एक्सेप्शन इज रिगार्डिंग कर्ता। एक्सेप्शन कौन है, कर्ता है। हाउ, कर्ता can alienate this undivided interest for three purposes.
ठीक है, ये जो 3 पर्पस है इसके लिए कर्ता जो है वो बिना दूसरे को पार्टनर्स की परमिशन लिए या बिना उन्हें इन्फॉर्म करे भी एलियनेट कर सकता है प्रॉपर्टी को, अनडिवाइडेड इंटरेस्ट को। फर्स्ट इज लीगल नेसेसिटी, सेकंड इज बेनिफिट ऑफ एस्टेट, एंड थर्ड परफॉर्मेंस ऑफ undispensable religious or charitable duty। सो दैट मीन्स इन 3 पर्पसेस के लिए कर्ता जो है वो किसी भी प्रॉपर्टी को, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, कोपार्टनर प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, बट बाकी कोपार्टनर्स नहीं कर सकते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर कोपार्टनर्स। यहाँ पर कर्ता बिना दूसरे कोपार्टनर्स की कंसेंट के सिर्फ इन 3 पर्पसेस के लिए ही प्रॉपर्टी को आगे सेल कर सकता है या एलियनेट कर सकता है। सो फर्स्ट वन इज लीगल नेसेसिटी। लीगल नेसेसिटी अपने आप में पता लग रहा है, लीगल का मतलब लॉफुल होना चाहिए, दैट मीन्स द एक्ट मस्ट बी लॉफुली जस्टिफाइड और लॉफुली जस्टिफिएबल, ठीक है। एंड नेसेसिटी का मतलब वो उस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट था, वो एक्ट अगर वो नहीं होता तो फैमिली को कोई प्रॉब्लम हो सकती थी या किसी फैमिली मेंबर को कोई प्रॉब्लम हो सकती थी। इट वॉज एब्सोल्युटली नेसेसरी। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ डेट, या फिर मेंटेनेंस ऑफ फैमिली मेंबर्स, प्रोवाइडिंग फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, मेडिकल एक्सपेंसेस, litigation expenses for protecting family property, right? तो ऐसे कोई भी इंसिडेंट्स ये सब लीगल नेसेसिटी का पार्ट बनते हैं। एंड अगर ऐसी कोई भी नेसेसिटी आती है तो उस केस में जो करता है वो विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर को-पार्टनर्स उस प्रॉपर्टी को आगे एलियनेट कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है या फिर सेल कर सकता है, ठीक है। सेकेंड इज बेनिफिट ऑफ एस्टेट। बेनिफिट ऑफ एस्टेट अपने आप टर्म से पता लग रहा है कि एस्टेट के बेनिफिट के लिए, फैमिली मेंबर्स के बेनिफिट के लिए, जो फैमिली प्रॉपर्टी या जो फैमिली बिजनेस है उसके बेनिफिट के लिए। फॉर इंस्टेंस अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है फैमिली के पास, ठीक है, एंड वो जो लैंड है वो अपने आप में इंफीरियर है, सो दैट कैन बी सोल्ड फॉर अ बेटर लैंड, और अ पर्टिकुलर लैंड कैन बी सोल्ड फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी और फॉर अ बेटर बिल्डिंग और फॉर अ बेटर लैंड एट अ बेटर प्लेस, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये बेनिफिट ऑफ एस्टेट है, जिससे पूरी जो फैमिली है उसको बेनिफिट होगा या जो उनके एस्टेट है उसको बेनिफिट होगा। वो सभी एक्ट्स किए जा सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ अदर को-पार्टनर्स। थर्ड इज परफॉर्मेंस ऑफ इंडिस्पेंसिबल रिलीजियस और चैरिटेबल ड्यूटी, फॉर इंस्टेंस मैरिज और फ्यूनरल एक्सपेंसेस एटसेट्रा, ठीक है। तो ऐसे कोई भी रिलीजियस और चैरिटेबल ड्यूटी से रिलेटेड एक्सपेंसेस वो भी कवर्ड है इस एस्पेक्ट में। अब मान लो कर्ता ने कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको ट्रांसफर कर दिया। लेट्स सपोज कर्ता सोल्ड अ प्रॉपर्टी, मान लो वो करिए लीगल नेसेसिटी के लिए। सो ऐसा नहीं है कि ये ट्रांसफर चैलेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। अदर को-पार्टनर्स हैव अ राइट टू चैलेंज दिस, ठीक है, बट अगर ये प्रूव हो जाता है कि लीगल नेसेसिटी के लिए हुई है तो वो चैलेंज अपने आप में मेंटेनेबल नहीं होगा, ठीक है। बट वो प्रूव करने के लिए पहले एक को-पार्टनर चैलेंज तो कर सकता है, दिस पर्टिकुलर ट्रांसफर कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। सो मान लो इस कर्ता का सन ही है, ठीक है, सन challenges this transfer, ठीक है। नाउ द कर्ता नोज दैट ही हैज ट्रांसफर्ड दिस प्रॉपर्टी फॉर अ लीगल नेसेसिटी, बट हु विल हैव टू प्रूव दिस, ये लीगल नेसेसिटी थी या नहीं थी, इसका बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है, किसको प्रूव करना होता है। दिस बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द
alienee और transferee, ठीक है। ये बर्डन ऑफ प्रूव करने का कि लीगल नेसेसिटी थी, वो किसके ऊपर होता है, वो ट्रांसफरी पर होता है। मान लो ए है, ठीक है, ही इज अ कर्ता एंड ही sells a property to B. Now A's son C challenges this particular transfer, ठीक है। अब देखा जाए तो टेक्निकली बी जो है ही इज अ स्ट्रेंजर फॉर दिस फैमिली, क्योंकि वो इस फैमिली का पार्ट नहीं है, ठीक है। ही इज अ स्ट्रेंजर फॉर दिस फैमिली। नाउ इट इज अपॉन बी टू प्रूव दैट ए हैज ट्रांसफर्ड दिस प्रॉपर्टी फॉर लीगल नेसेसिटी, ठीक है। एंड ये बर्डन ऑफ प्रूफ बी के ऊपर क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि नॉर्मली ये माना जाता है कि जो ट्रांसफर ही होता है या फिर जो एलियन ही होता है, ठीक है, वो प्रॉपर ड्यू केयर एंड कॉशन यूज करता है, वो ड्यू डिलिजेंस करता है कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले, दैट इट इज फ्री फ्रॉम ऑल द एनकम्बरेंसेस, ठीक है। कोई भी प्रॉपर्टी अगर किसी को परचेज करनी होती है तो ऑफ कोर्स वो उससे रिलेटेड इंक्वायरी करता है, ठीक है। वो दूसरों से पूछता है कि वो उस प्रॉपर्टी पर कोई एनकम्बरेंस तो नहीं है, ठीक है, और वो कोई डेट तो एग्जिस्ट नहीं करता या कोई भी ऐसा एनकम्बरेंस तो एग्जिस्टिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये चीज इंश्योर करना कि दिस प्रॉपर्टी इज फ्री फ्रॉम ऑल द एनकम्बरेंसेस, ठीक है। अब ए प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है अगर ए इंश्योर कर देता है बी को दैट येस आई एम ट्रांसफरिंग दिस प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ अ लीगल नेसेसिटी, ठीक है। तो यानी कि बी का ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट हुआ क्योंकि बी ने ये इंश्योर कर लिया कि हाँ लीगल नेसेसिटी की वजह से ही मुझे ये प्रॉपर्टी मिली है, अदरवाइज तो उसका जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी पर कोई राइट ही नहीं था, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर इस वजह से हम बोलेंगे कि बर्डन ऑफ प्रूफ बी के ऊपर होगा, दैट मीन्स इट इज अपॉन द ट्रांसफरी और द एलियनी टू प्रूव दैट दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हैज बीन ट्रांसफर्ड और इट हैज बीन सोल्ड फॉर द लीगल नेसेसिटी और फॉर बेनिफिट ऑफ ए स्टेट और फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सम रिलीजियस और चैरिटेबल ड्यूटी, ठीक है। जो ट्रांसफरी है उस पर होता है बर्डन ऑफ प्रूफ बिकॉज एनीवे उसको ड्यू डिलिजेंस यूज करना होता है कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले, सो इट इज अपॉन बी टू प्रूव दिस थिंग। एंड नॉर्मली अगर ये सब इंसिडेंट्स नहीं एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, अगर मान लो बेनिफिट ऑफ एस्टेट नहीं है, लीगल नेसेसिटी नहीं है, परफॉर्मेंस ऑफ सम रिलीजियस और चैरिटेबल ड्यूटी नहीं है, तो उस केस में अ प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली व्हेन ऑल द कोपार्टनर्स agree to it, ठीक है, only when all the co-partners consent to it. Property can be alienated only when all the other co-partners agree to it. Also, if there is a sole surviving co-partner, अगर कोई sole surviving co-partner है, he can treat the property as a separate property unless and until some other co-partner is born to him, ठीक है। He can treat property as his separate property until other co-partner is born. जब तक कोई और को-पार्टनर नहीं बॉर्न हो रहा तब तक वो प्रॉपर्टी को सेपरेट प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर सकता है। एंड यहाँ पर सेपरेट प्रॉपर्टी हमने क्यों बोला, क्योंकि ये चीज़ ध्यान रखो कि सेपरेट प्रॉपर्टी जो है वो लीगल हेयर्स के पास ट्रांसफर हो सकती है जिनमें फीमेल मेंबर्स भी आती है, बट अगर कोई प्रॉपर्टी सेपरेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या कोपार्टनरी प्रॉपर्टी है, तो वो किसके पास जाती है, वो कोपार्टनर्स के पास ही जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई और कोपार्टनर नहीं है, एक पर्टिकुलर पर्सन सिर्फ खुद ही कोपार्टनर है और उस फैमिली में कोई और कोपार्टनर नहीं है, तो तब तक वो कोपार्टनरी प्रॉपर्टी को भी सेपरेट प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर सकता है, ठीक है। और अगर कोई और कोपार्टनर बॉर्न होता है तब वो प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, कोपार्टनरी प्रॉपर्टी बन जाएगी। नाउ अ कोपार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज अनडिवाइडेड शेयर, ठीक है।
अनडिवाइडेड शेयर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता या एलियनेट नहीं किया जा सकता। अगर वो ऐसा करता है तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, वो ट्रांजैक्शन वॉइड हो जाएगी, नल एंड वॉइड हो जाएगी, वो तब भी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के का पार्ट ही रहेगी वो प्रॉपर्टी, ठीक है। सो दैट मीन्स अ को-पार्टनर कैन नॉट इवन एलियनेट हिज अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। ऑल्सो देयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट रूल, that is that a co-partner can renounce his share, ठीक है। एक को-पार्टनर अपना शेयर जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में है उसको रिनाउंस कर सकता है, बट ओनली इन फेवर ऑफ ऑल द अदर को-पार्टनर्स, ठीक है। जो भी एग्जिस्टिंग को-पार्टनर्स हैं जितने भी उस फैमिली में, उन सब के फेवर में एक को-पार्टनर अपना शेयर रिनाउंस कर सकता है। अब वो शेयर जब रिनाउंस कर देगा अपना, तो उसका इफेक्ट ये होगा कि वो जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट तो होगा, बट वो को-पार्टनर का पार्ट नहीं रहेगा। दैट मीन्स ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग और ही कैन नॉट इनहेरिट एनी प्रॉपर्टी फर्दर, ठीक है। लेकिन वो जो है वो सभी जो एग्जिस्टिंग को-पार्टनर्स है उनके फेवर में ही अपना शेयर रिनाउंस कर सकता है। ही कैन नॉट चेरी पिक को-पार्टनर्स एंड रिनाउंस हिज शेयर इन फेवर ऑफ दोज को-पार्टनर्स, ठीक है। जैसे कि मान लो एक्स है, ठीक है, एक्स के दो सन्स हैं वाई एंड जी, ठीक है, एंड जी का भी एक सन है जी एस, ठीक है। अब यहाँ पर जी जो है वो डिसाइड करता है कि मैं अपना शेयर रिनाउंस कर देता हूँ, renounces his share। तो ये जो रिनाउंस करे ना अपना शेयर, ये एक्स वाई जी एस तीनों के फेवर में करेगा वो रिनाउंस, ठीक है। अब यहाँ पर जी सोचे कि मैं अपना शेयर रिनाउंस कर देता हूँ और वो जो शेयर है वो सारा का सारा जी एस के पास चला जाएगा, तो ये जो रिनाउंसमेंट है ये वैलिड नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उसने चेरी पिक किया एक को पार्टनर और उसने उसी के फेवर में पूरा शेयर ट्रांसफर कर दिया, तो ये चीज़ अलाउड नहीं है। जो भी एग्जिस्टिंग को पार्टनर्स जितने भी है उन सबके फेवर में एक साथ उसका शेयर रिनाउंस होगा एंड नॉट इन फेवर ऑफ सम ऑफ द co-partners. So these were some of the rules regarding alienation under classical Hindu law. Thank you.